अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो मिड टर्म शॉर्ट लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। जू 201 एनिमल डाइवर्सिटी इन्वर्टिब्रेट्स, जू 512 टी। तो अभी मिड टर्म बिल्कुल सर पे है, तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वरी हैं और ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो ये स्टूडेंट्स के कहने पर जो है वो ये लेक्चर रेडी किए गए हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये खाली लेक्चर ऐसे ही नहीं बनाए गए, इन लेक्चर्स पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की गई है, स्पेशली वीयू के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं रिगार्डिंग टू मिड टर्म, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हो रहा, तो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव ट्रैक उनको प्रोवाइड किया जाए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉपर लेक्चर की रीडिंग करके उसमें से शॉर्ट एमसीक्यू पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो रेडी किए गए हैं। और इस वीडियो को आपने, इस लेक्चर को आपने वो इतना लाइट फील नहीं करना। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो जू 201 का लेक्चर नंबर, ये हमारा मिड टर्म का फर्स्ट लेक्चर है बेसिकली। इसमें हम 30 to 40 टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। एनिमल डाइवर्सिटी इन्वर्टिब्रेट्स का 30 to 40 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो ये स्टार्ट हो रहे हैं ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी, एनिमल ओरिजिन से फाइलम नाइडेरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तक। तो यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज भी आगे बताया है, मेंशन किया है कि ये कौन सा टॉपिक है। तो ये हम टॉपिक नंबर 30 की डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 30। तो टॉपिक नंबर 30 से हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 30 में सबसे पहले हम है ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलरिटी। तो इसमें बात करते हैं मल्टी सेलुलरिटी की। मल्टी सेलुलरिटी मतलब मल्टी सेलुलरिटी अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, मोर देन वन सेल्स पे। तो मल्टी सेलुलरिटी पहले जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। तो मल्टी सेलुलरिटी कब स्टार्ट हुई थी? 550 मिलियन ईयर्स अगो। ये एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है, ठीक है। तो 550 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट हुई थी। तो 15 to 20 जो है वो एनिमल के ऐसे ग्रुप हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मल्टी सेलुलरिटी कैसे स्टार्ट हुई थी, ये इसमें जो बेसिक एमसीक्यू पॉइंट है ये हमने पहले नोट किया, उसके बाद हम इसकी आगे डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो कॉलोनियल, इसमें बेसिक कॉलोनियल हाइपोथेसिस और सेंसेशियल हाइपोथेसिस के बारे में बात की गई है। कॉलोनियल हाइपोथेसिस जिसमें कॉलोनीज बना के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और सेंसेशियल हाइपोथेसिस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। तो सेंसेशियल हाइपोथेसिस क्या बताती है? सेंसेशियल हाइपोथेसिस बताती है कि सेंसेशियल या सेंसीशियम एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल होता है, एक ऐसा सेल जिसके अंदर अलॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। फिर ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल जो है इनके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई। यानी कि इस फर्ज करें कि एक सेल था, उसके अंदर बहुत सारे अलॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल था, लेकिन उसके बाहर कोई आउटर कवरिंग नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई, उसी गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई। तो ये इस तरह एक सेल बन गया जिसे मल्टी न्यूक्लिएट सेल बोलते हैं। इसको, इस सेल को हम सेंसीशियम का नाम देते हैं, ठीक है। तो सेंसीशियम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हुआ, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हुई और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ से बनने शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की गई है, मोनोफाइलेटिक, डायफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक सिंगल एंसेस्टर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सिंगल एंसेस्टर है, एंसेस्टर इनके अबाव अजदाद, ठीक है। डायफाइलेटिक जिनमें 2 एंसेस्टर्स हैं, पॉलीफाइलेटिक जिनके अंदर मैनी एंसेस्टर्स हैं। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 30 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 31 पे जाते हैं। तो टॉपिक नंबर 31 क्या है जी? तो टॉपिक नंबर 30 में हमने क्या डिस्कस किया जी? तो हम टॉपिक नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक नंबर 31 का टाइटल क्या है? फाइलम पॉलीफेरा। इसमें हमने फाइलम पॉलीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, उसकी सेल टाइप, बॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, बॉडी वॉल एंड स्केलेटन, और भी बहुत सारे इसके जो है वो लेक्चर्स हैं, इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं विद जैसे जैसे टाइम पास होता है। तो सबसे पहले जी पॉलीफेरा। पॉलीफेरा का मतलब है पोर बेरिंग, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। तो इनकी टोटल जो है वो 9000 स्पीशीज़ हैं,
9000 इनकी स्पीशीज़ हैं और इनका साइज़ लेस देन अ सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम इनका साइज़ होता है। लूज़ली ऑर्गेनाइज्ड सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है कि एसिमेट्रिकल, के इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती। ये सिमेट्री हमने लास्ट वाले टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, लास्ट लास्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि सिमेट्री क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है। या एसिमेट्रिकल होते हैं कि इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, या रेडियली सिमेट्रिकल ही होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वो सेंट्रल पॉइंट से हम इसको रेडियली सिमेट्री हम इसे बोलते हैं कि सेंट्रल पॉइंट से हम उसको इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। तो अब इसमें मेन करेक्टरिस्टिक्स इनकी ये है कि 3 टाइप ऑफ सेल होते हैं, पिनेकोसाइट्स, मेसेनकाइम सेल और कोएनोसाइट्स, ठीक है, कोएनोसाइट्स। अब पिनेकोसाइट्स क्या है एक्चुअली में, पिनेकोसाइट्स और मेसेनकाइमा सेल और कोएनोसाइट्स, ये 3 टाइप ऑफ सेल इनमें होते हैं। तो इनमें एक सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल कैविटी की वजह से ये फिल्टर फीडिंग करते हैं, ये खुराक अपनी जो है वो बहुत सारा वाटर उसके अंदर कैविटी के अंदर आता है और फिर उसमें जो भी फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें ट्रैप कर जाते हैं। तो इस तरह फ़िल्टर फीडिंग करते हैं सेंट्रल कैविटी की वजह से, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता और कुछ सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है। उसके बाद जी पिनेकोसाइट्स हैं, पिनेकोसाइट्स जो है वो आउटर सरफेस बनाते हैं, ठीक है, बाहर वाली सरफेस इनकी, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, इसकी वजह से इनकी शेप भी चेंज हो जाती है। अब कुछ पिनेकोसाइट्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर कुछ और तरह से होती है कि वो ट्यूब की तरह बने होते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रोटोसाइट्स। ये एमसीक्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोसाइट्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जो कि पिनेकोसाइट्स के ही स्पेशलाइज मॉडिफिकेशन है। अब इनका काम क्या होता है, इन्होंने सर्कुलेशन करनी होती है, इन्होंने वाटर की रेगुलेशन करनी होती है, वाटर को सर्कुलेट करना होता है। उसके बाद पिनेकोसाइट्स के बाद एक होती है लेयर, जेली लाइक लेयर होती है जिसे हम मीजोहाइल बोलते हैं। मीजोहाइल जो है वो एक जेली लाइक लेयर होती है, ठीक है, अंडर द पिनेकोसाइट्स। सबसे पहले सिंपली ये इसमें 3 हमने सेल्स पढ़े हैं ना, ये पिनेकोसाइट्स हैं जो आउटर सरफेस उनकी बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आउटर सरफेस के बाद यहाँ पे एक जेली की लेयर होगी जिसे हम बोल देंगे मीजोहाइल, ठीक है। मीजोहाइल एक्चुअली में क्या होती है, जेली लाइक लेयर होती है अंडर द पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स के जस्ट नीचे, ठीक है। उसके बाद जो मेसेनकाइम सेल होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, मेसेनकाइम सेल होते हैं अमीबॉइड सेल, ठीक है, यानी कि स्पेशलाइज्ड अमीबॉइड सेल होते हैं जो कि मीजोहाइल के अंदर मूव कर जाते हैं, मीजोहाइल के अंदर ये मूव करेंगे और रिप्रोडक्शन, इनका काम क्या होगा कि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये तीनों टाइप के सेल के आपको पता लग गया कि पिनेकोसाइट्स जो है वो आउटर सरफेस बनाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, फिर उसी के कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम प्रोटोसाइट्स बोलते हैं, ये वाटर की रेगुलेशन, ये सर्कुलेशन करते हैं। उसके बाद एक पिनेकोसाइट्स के नीचे एक जेली की तरह की लेयर होती है जिसे हम मीजोहाइल बोलते हैं। अब मीजोहाइल के अंदर ही कुछ अमीबॉइड सेल्स होते हैं जो उसके अंदर मूव कर जाते हैं और उन सेल्स को हम मीज़ेनकाइमा सेल बोलते हैं, ठीक है, या मीज़ेनकाइम सेल बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये 2 टाइप ऑफ सेल हमने पढ़ लिया, अब हम रह गए हैं कोएनोसाइट्स, तो इनके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। अब उसने बोला कि मीजोहाइल के नीचे जो है वो कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स होते हैं। अब कोएनोसाइट्स का काम क्या है, इन्होंने फीडिंग करनी है। सबसे पहले पिनेकोसाइट्स, इन्होंने आउटर सरफेस बनानी है और पिनेकोसाइट्स की मॉडिफिकेशन होती है प्रोटोसाइट्स, प्रोटोसाइट्स वाटर की सर्कुलेशन करते हैं। उसके बाद जी ये वाले मेसेनकाइम सेल हैं, ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद कोएनोसाइट्स हैं और इनका काम क्या है, फीडिंग, एक वाटर को रेगुलेट कर रहे हैं, एक फीडिंग कर रहे हैं, एक रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कोएनोसाइट्स हैं ये फीडिंग करते हैं। अब फीडिंग कैसे करते हैं कि इनके अंदर ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कॉलर लाइक रिंग होती है, रिंग किसकी होती है, माइक्रोविलाई की, माइक्रोविलाई की रिंग होगी। तो अब इनके ऊपर फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल ना तो मतलब फ्लैजेला है, फ्लैजेला क्या करते हैं, ये वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं, इनकी वाटर को अंदर लेके आते हैं, वाटर की एक फ्लो वाटर का जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब वाटर करंट जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसके ऊपर फ्लैजेला के ऊपर जो कॉलर्स होते हैं या रिंग होती हैं माइक्रोविलाई की, ये फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करती हैं, इनके वाटर के अंदर जितने भी फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये उनको अपने अंदर खींचती हैं, ठीक है, ट्रैप करती हैं। तो इस तरह ये फूड की जो है वो फीडिंग में हेल्पफुल होते हैं कोएनोसाइट्स, यानी कि कॉलर सेल्स होते हैं जो फीडिंग में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं
इनके स्केलेटन की, तो इनका जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल से मिलके बना होता है या कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से मिलके बना होता है। और ज़्यादातर जो है इनमें स्केलेटन स्पॉन्जिन एक फाइब्रस प्रोटीन है, एक कोलेजन है, इससे मिलके बना होता है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 31, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा हमने पढ़ा। उसके बाद हम टॉपिक नंबर 32 की तरफ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 32 की तरफ आते हैं। तो टॉपिक नंबर 32 में बेसिकली टॉपिक नंबर 32 में है फाइलम पोरिफेरा में क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हर टॉपिक में स्टार्ट पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई होंगी। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सेसाइल होते हैं, इनके एक जगह पे फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इमूवेबल होते हैं। उसके बाद ये एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिकल हैं, वाटर कैनाल सिस्टम है, इनमें वाटर करंट सिस्टम है। उसके बाद 9000 इनकी स्पीशीज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद इनकी बेसिक 3 क्लासेज हैं। अब आपने ये भी याद रखना है कि फाइलम पोरिफेरा की 3 क्लासेज हैं। ठीक है, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनिलिडा और डिमोस्पोंजी। ठीक है, ये इसकी 3 क्लासेज हैं। अगर आपको याद ऐसे नहीं रहता तो आप इसके फर्स्ट लेटर को जो है वो याद करके कोई एक स्पेसिफिक CHD, यानी कि इसको आप जो है वो कोई भी अपने सहूलत के लिए कोई भी वर्ड जो है वो बना के इसको याद कर सकते हैं। कई लोग पंजाबी में जो है वो इसका स्पेसिफिक वर्ड बना लेते हैं जिससे उनको ये चीज़ें याद रहती हैं। तो फाइलम पोरिफेरा की 3 बेसिक क्लासेस हैं, CHD यानी कि कैलकेरिया, हेक्साक्टिनिलिडा और डिमोस्पोंजी। ठीक है, अब कैलकेरिया की एग्जांपल, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें जो स्पिक्यूल्स होंगी वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होंगी, कैलकेरियस होंगी। ठीक है, नीडल शेप्ड होंगी। अब इसमें 3 टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स आती हैं, एस्कोन फॉर्म, ल्यूकोन और साइकोन। बेसिकली स्पॉन्जेस की जो है वो फाइलम पोरिफेरा में 3 बॉडी फॉर्म्स होती हैं, 3 वाटर कैनाल सिस्टम होता है, एस्कोन, ल्यूकोन और साइकोन। एस्कोन, ल्यूकोन और साइकोन तीनों ही जो है वो क्लास कैलकेरिया में मौजूद होते हैं और ये सारे मैरीन होते हैं, ऑल मैरीन है। और कैलकेरिया स्पॉन्ज होता है, इसकी एग्जांपल में आते हैं ग्रेंटिया। ठीक है, यानी कि स्काईफाइस की एग्जांपल में आते हैं। उसके बाद हेक्साक्टिनिलिडा है। हेक्सा का मतलब क्या है 6। ठीक है, तो इनमें स्पिक्यूल्स जो है वो सिलिका से बने हुए हैं और 6 रेज पे मुश्तमिल है। इनकी 6 रेज बनी हुई हैं और कप या वाज शेप इनकी स्ट्रक्चर होती है। इनमें साइकोन और ल्यूकोन बॉडी होती है, इनमें एस्कोन टाइप नहीं होती। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये बॉडी फॉर्म्स क्या हैं। इसकी एग्जांपल में एप्लिकटेला इसके एग्जांपल में आते हैं। उसके बाद जी डिमोस्पोंजी है। तो डिमोस्पोंजी एक्चुअली में क्या है, ये ब्रिलियंटली कलर्ड स्पॉन्जेस हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर होते हैं। तो इसकी इनमें सिर्फ ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म होती है, इसकी एग्जांपल में स्पॉन्जेला आते हैं। तो बेसिकली हमने टॉपिक नंबर 32 में सिर्फ ये 3 क्लासेस के बारे में पढ़ा था। आपने इनकी एक एक एग्जाम्पल और इन क्लासेस के नेम और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक दो एटलीस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लाजमी याद रखनी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि क्लास कैलकेरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, क्लास हेक्साक्टिनिलिडा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, क्लास डिमोस्पोंजी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। तो ये आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 33 की तरफ जाते हैं। तो टॉपिक नंबर 33 में बेसिकली क्या है, टॉपिक नंबर 33 में हम वाटर करंट्स एंड बॉडी फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी बॉडी फॉर्म्स हैं। अब बेसिकली आपकी जो नोट्स हैं, आपके जो हैंडआउट्स हैं या आपके जो पीपीटीज हैं, उन पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो अगर आप डायग्राम को फोकस करें तो आप पूरे लेक्चर को मिनटों में याद कर सकते हैं, पूरे लेक्चर को आप मिनटों में मेमोराइज कर सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 33 बेसिकली हमारा जो टॉपिक नंबर 33 है वो सिर्फ यही है। ठीक है, अब इसमें एस्कोन बॉडी फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। एस्कोनाइड, ऐसे पोरिफेरा के मेंबर्स जिनके अंदर एस्कोन बॉडी फॉर्म होती है उसको हम एस्कोनाइड बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें ओस्टिया और ओस्कुलम होते हैं। अब 3 टाइप की बॉडी फॉर्म्स होती हैं, मैं हमने पहले डिस्कस किया है, एस्कोन, ल्यूकोन और साइकोन टाइप। ठीक है, अब जिनके अंदर एस्कोन बॉडी होगी उनको हम एस्कोनाइज्ड बोलेंगे, जिसके जिसके अंदर साइकोन होगी उसको साइकोनाइज्ड बोलेंगे, जिनके अंदर ल्यूकोन होगी उसको हम ल्यूकोनाइज्ड बोलेंगे। ठीक है, तो अब एस्कोनाइड के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 जो है वो ओपनिंग होती हैं, ओस्टिया और ओस्कुलम। अब ये क्या है, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। ये बेसिकली हमने डायग्राम में देखा है कि ये बेसिकली इस तरह की जो है वो इसकी शेप होती है कि इसमें ऊपर एक सिंगल ओपनिंग बड़ी होती है, एक बड़ी ऊपर ओपनिंग होती है जिसको हम ओस्कुलम बोलते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, पोरिफेरा है तो मतलब इनके अंदर पोर्स होते हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, सुराख होते हैं,
पोर्स होते हैं जिन्हें हम ओस्टिया बोलते हैं। जो साइड पे पोर्स होंगे ये सारे, इनको हम ओस्टिया बोलेंगे, और जो ऊपर खाली ओपनिंग है, जो इसका मुंह ऊपर से खुला हुआ है, इसको हम बोलेंगे ओस्कुलम, ठीक है। अब ये जो हैं, ये अंदर हमें नज़र आ रही है क्वाइनोसाइट्स हैं, ठीक है। और ये वाली इसके अंदर खाली जगह जो है ये कैविटी है, ये केनाल है। हमने स्टार्ट पे पढ़ा था कि इनके अंदर ये वाली सिस्टम होता है। तो ये स्पोंजोसील है, ठीक है, इसको स्पोंजोसील बोलेंगे। दरमियान वाली खाली जगह को स्पोंजोसील, और सामने वाला ओस्कुलम, और ये ओस्टिया। अब एस्कोन बॉडी फॉर्म में वाटर करंट कैसे होता है, यानी कि पानी का बहाव कैसे आता है। तो इनके अंदर सबसे पहले क्या होता है, इनग्रेसिंग वाटर, यानी कि सबसे पहले पानी जाएगा ओस्टिया के थ्रू बाहर से पानी जाएगा। फिर यहाँ पे कोएनोसाइट्स जो है वो उस पानी को फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करके अपनी खुराक हासिल कर लेंगे। जो उसमें फूड पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ ट्रैप कर लेंगे। तो फिर बाकी जो वेस्ट पानी होगा वो ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एस्कोनाइड बॉडी फॉर्म में ये फंक्शन होता है कि ओस्टिया के थ्रू पानी जाता है, और फिर कोएनोसाइट्स जो है उसको फ़िल्टर करते हैं। उसके बाद ये ओस्कुलम के थ्रू पानी बाहर एग्जिट करता है। ओस्कुलम के थ्रू पानी बाहर निकलेगा, ओस्टिया के थ्रू पानी अंदर एंटर होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो यहाँ पे इनग्रेसिंग वाटर होगा ओस्टिया के थ्रू, और फिर वहाँ से जाएगा स्पोंजोसील में, स्पोंजोसील से फिर आगे जो है वो ओस्कुलम के थ्रू आउट हो जाएगा टू आउटसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 33 है। आप डायग्राम को समझ लें, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नंबर 34 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब टॉपिक नंबर 34 में जी फाइलम पोलिफेरा में साइकोन बॉडी फॉर्म, तो साइकोन बॉडी फॉर्म जिसमें होगी इसको हम साइकोनाइड बोलेंगे। अब ये थोड़ी सी एडवांस है। एस्कोन टाइप जो है बहुत ज़्यादा इजी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल थी। उसके बाद अब ये जो साइकोनाइज नाइट बॉडी फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। एडवांस से क्या मतलब है कि इसके अंदर सिंगल ओस्कुलम है, ठीक है, और ओस्टिया भी हैं, लेकिन इसके अंदर केनाल सिस्टम आ गया, यानी कि इसके अंदर दो तरह की केनाल होंगी, एक रेडियल केनाल, एक इनकरंट केनाल। अब देखें ये जो है ना, ये सारी अंदर स्पोंजोसील है, ठीक है, और ये एपोपाइल यानी कि ये इंटरनल ओस्टिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, इधर एक सिंपली एक डर्मल पोर होगा, ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये इधर कुछ इस तरह का सिस्टम बना हुआ है ऐसे, जो ये वाली चीज़ है, यानी कि जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हो रही है, बाहर से अंदर की तरफ, इसको हम बोलेंगे इन करंट केनाल, इन करंट केनाल, ठीक है। अब ये इन करंट सबसे पहले यहाँ पे होगा डर्मल पोर में वाटर एंटर होगा इन करंट केनाल में, इन करंट केनाल से फिर यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए पानी आएगा इस केनाल में। इस केनाल को हम बोलते हैं रेडियल केनाल, जिसका मुंह आगे से बंद होता है, ठीक है, जिसकी ब्लाइंड एंडिंग होती है, मुंह आगे से बंद होता है, वो होती है रेडियल केनाल, और जिसका मुंह आगे से खुला होता है वो होती है इनकरंट केनाल। अब पहले डर्मल पोर है, डर्मल पोर से इनकरंट केनाल में, इनकरंट केनाल से फिर छोटे छोटे पोर्स के थ्रू आएगा रेडियल केनाल में, रेडियल केनाल से पानी आएगा स्पोंजोसील में, ठीक है, ये वाली स्पोंजोसील में, स्पोंजोसील से फिल्टर होके वो ओस्कुलम के थ्रू बाहर आएगा। यही सारा जो है वो इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है, सारा प्रोसेस यही बताया हुआ है कि सबसे पहले डर्मल पोर होगा, ठीक है, यहाँ पे आउटर ओस्टियम है और ये इनर ओस्टियम है, ठीक है। डर्मल पोर से इनकरंट केनाल में पानी जाएगा, ठीक है, जिसका मुंह खुला हुआ है वो इनकरंट केनाल है, उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। फिर आगे जिसका मुंह बंद है जिस केनाल का, वो होगी रेडियल केनाल, ठीक है। ये मुंह खुला मुंह बंद ये चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएं। तो ये देखें जी, ये ओस्टियम आउटर है, यहाँ से रेडियल इनकरंट केनाल में, इनकरंट केनाल से रेडियल केनाल में, रेडियल केनाल से वो स्पोंजोसील में, स्पोंजोसील में वाटर फिल्टर होगा तो ओस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा। इस तरह ये अपनी फिटिंग करते हैं साइकोन बॉडी फॉर्म, साइकोनाइड जो स्पॉन्जेस हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नंबर 34 क्लियर हो गया। आप रीडिंग करेंगे आपको एक एक चीज़ यही मिलेगी, यही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 35 की बात करते हैं। उसके बाद जी हम टॉपिक नंबर 35 पे बात करते हैं। तो टॉपिक नंबर 35 में ल्यूकोन बॉडी फॉर्म है। ल्यूकोन बॉडी फॉर्म को हम बोलने वाले स्पॉन्जेस को हम ल्यूकोनाइड बोलेंगे। अब इनमें जो स्पॉन्जेस की लाइफ है वो वाटर, हमें पता है कि स्पॉन्जेस की लाइफ वाटर करंट्स पे ही है, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो वाटर पर ही इनकी लाइफ डिपेंड होनी है। इन्होंने फूड भी वाटर के थ्रू ही लेना है, ठीक है, फिल्ट्रेशन होएगी तो वाटर वहाँ से फूड लेंगे, ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स, अब ये उससे भी ज़्यादा एडवांस है। अब उससे ज़्यादा एडवांस क्या है, क्यों है कि इसमें
ओस्कुलम है। पहले में हमने देखा मल्टी ओस्टिया है इसमें भी और उसमें भी और एस्कोन्टाइर में भी, लेकिन ओस्कुलम सिंगल था इसमें भी और उसमें भी। इसमें क्या होगा कि इसमें ओस्कुलम भी मल्टी होंगे, यानी कि ओस्कुलम अब हम इसको इसमें स्पेसिफिक कोई नज़र नहीं हमें स्पेशल आ रहा। जो पानी को बॉडी से दूर लेके जाएगा उसको हम जो है वो ओस्कुलम बोलेंगे, ठीक है। और जो पानी उसको अवे लेके उसकी टवर्ड्स लेके आएगा वो ऑब्वियसली ओस्टिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओस्कुलम की बात करें तो ओस्कुलम में जो है वो ये डर्मल पोर है, ठीक है। तो डर्मल पोर से अब इसकी इसमें स्पॉन्जोसील हमें नज़र नहीं आ रही, खाली जगह हमें बहुत कम नज़र आ रही है स्पॉन्जोसील, यानी कि इसमें कैविटी एब्सेंट है, ठीक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके अंदर स्पॉन्जोसील एब्सेंट है, मल्टी ओस्टिया है और मल्टीपल ओस्टिया है और मल्टीपल ही ओस्कुलम है इसके अंदर, ठीक है। अब वाटर ओस्टिया के थ्रू एंटर होगा, फिर मूव करेगा ब्रांच्ड इन करंट कैनाल्स, इन करंट कैनाल सिस्टम के थ्रू बहुत सारी ब्रांच सिस्टम के थ्रू वो मूव करेगा। उसके बाद वो क्वेनोसाइट्स में जाएगा, क्वेनोसाइट्स में वाटर फिल्टर करेंगे फूड को, ठीक है। मतलब कि वाटर फिल्टर होएगा, उसमें से फूड पार्टिकल्स ट्रैप होंगे और ओस्कुलम जो है से वो बाहर आउट हो जाएगा। यही इसका सारा प्रोसेस है। उसके बाद हम टॉपिक नंबर 36 के बारे में बात करते हैं। तो ये मेंटेनेंस फंक्शन है, ठीक है, कि इनके अंदर किस तरह इनके फंक्शंस मेंटेन होते हैं। तो सबसे पहले फीड ऑन पार्टिकल्स, ये सबसे पहले फीड करते हैं पार्टिकल्स पे जिनका साइज़ वेरी करता है 0.1 से 50 माइक्रोमीटर तक। या MCQ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटिस्ट वगैरह इसको ये फीड करते हैं। अब ये उसने बोला कि ये फ़िल्टर फीडर ही नहीं हैं, बल्कि ये एब्जॉर्ब भी करते हैं फूड को, कुछ स्पॉन्जेस फूड एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद फूड जो है वो कॉलर्स में ट्रैप होता है। तो कॉलर्स पे क्या होता है, माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई आगे फूड वैक्यूल, यानी कि माइक्रोविलाई जो है वो फूड को ट्रैप करके फूड वैक्यूल की तरफ लेके जाते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं, आपको पता है लाइसोसोम एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को। तो जब यहाँ पे डाइजेशन होगी तो फूड पार्शियली डाइजेस्ट होगा फूड, और ये पास वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। तो कुछ स्पॉन्जेस होते हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं फूड को, ठीक है, यानी कि वो फिल्टर फीडर ही नहीं होते। अब इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो अमोनिया होता है, हमें पता है कि जो क्योंकि ये मरीन है, ये वाटर में रहते हैं, तो इनको ये वाटर में रहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया के फॉर्म में होता है, क्योंकि अमोनिया को हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन के लिए वाटर रिक्वायर होता है। उसके बाद सेल कम्युनिकेशन इनमें जो है वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू होती है और आयन की मूवमेंट के थ्रू होती है। और इनकी इस सेल कम्युनिकेशन की जो नेचर है वो अननोन है, हमें नहीं पता। तो ये जो है वो टॉपिक नंबर 36 कवर हो गया। अब टॉपिक नंबर 37 के बारे में हम बात करते हैं। तो 37 टॉपिक में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो है वो हमें पता है क्वेनोसाइट्स के थ्रू होती है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें क्या होता है कि कुछ जो क्वेनोसाइट्स होते हैं वो अपने कॉलर को और फ्लैजेला को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। फिर उसमें म्योसिस होती है, अंडरगोज म्योसिस, और म्योसिस के ज़रिए वो स्पर्म और एग बनाते हैं, ठीक है। अब मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का मतलब क्या है, मोनो का मतलब है सेम, ठीक है, इनके दोनों सेक्सेस, मोनो का मतलब है सिंगल, तो सेम दोनों सेक्सेस ए आर एट, यानी कि एक ही बॉडी पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें कुछ जो स्पर्म सेल्स हैं जो रिटेंट सॉरी अब जो स्पर्म्स हैं वो ओस्कुलम से एग्जिस्ट कर जाएंगे, और जो ये करेक्टरिस्टिक्स है एग और स्पर्म की, स्पर्म्स जो है वो ओस्कुलम से एग्जिस्ट कर जाएंगे, ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, और जो एग सेल हैं वो रिटेन्ड रहेंगे मीजोइल में, ठीक है। एग सेल क्योंकि वो फिक्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। अब इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत कम होती है, इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर जो स्पर्म्स हैं वो ओस्कुलम के थ्रू बाहर मूव कर जाते हैं, तो फिर एग अकेला उधर पड़ा रहता है। फिर एग पे कोई और वाटर के जब वाटर करंट्स आती हैं तो उसमें फिर बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो उसके अंदर आते हैं, तो फिर वो क्रॉस फर्टिलाइज होते हैं, वो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं होते, ठीक है। बेशक दोनों सेक्स एक ही बॉडी पे होते हैं, ठीक है। अब स्पर्म जो है वो ट्रैप्ड होते हैं बाय क्वेनोसाइट्स, ठीक है। फिर जो एग वहाँ पे पहले से पड़ा होता है, एग और स्पर्म मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में क्लीवेज होती है, क्लीवेज से लार्वा बनता है, लार्वा जाके सबस्ट्रेटम यानी कि ज़मीन की जो नीचे ओशन की जो तय होती है सबस्ट्रेटम उसे हम बोलते हैं, वहाँ पे जाके सेट हो जाता है और ससाइल हो जाता है, वो मूव नहीं कर सकता। तो यही इनका लाइफ साइकिल होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होती है कि म्योसिस होती है, स्पर्म और एग बनते हैं, स्पर्म वहाँ से मूव कर जाते हैं, एग जो है वो उसी में रिटेन रहते हैं मीजोइल में,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर वाटर करंट्स जब आती हैं तो सेक्सुअल फेज़ क्या होती है कि आती है कि उसमें स्पर्म्स जो है वो ट्रैप होते हैं गोनासाइड से, और वो एग और स्पर्म मिलके जो है वो ज़ाइगोट बनाते हैं, उसमें क्लीवेज होती हैं, फिर लार्वा बनता है जिससे जो सबस्ट्रेटम में जाके ससाइल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह इनकी रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है। तो ये थी उनकी सेक्सुअल फेज़ हमने पहले पढ़ी। अब हम एसेक्सुअल फेज़ पढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल फेज़ इनमें गेम्यूल्स बनते हैं, ये रेजिस्टेंस कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है, गेम्यूल एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अमीबॉइड सेल का मैस होता है। ये पेरेंट बॉडी से जो है वो जब डाई कर जाती है, तो ये इनमें जब पेरेंट बॉडी डाई कर जाती है तो अलॉट नंबर ऑफ गेम्यूल्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। फिर जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो हर जो अमीबॉइड सेल है वो डेवलप कर जाता है एक स्पॉन्ज में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 37 कवर हो गया है। उसके बाद टॉपिक नंबर 38 पे बात करते हैं, फाइलम नाइडेरिया। जी, तो फाइलम पॉलीफेरा का हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर ली है, टॉपिक नंबर 31 से 37 तक। अब टॉपिक नंबर 38 पे हम फाइलम नाइडेरिया की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम नाइडेरिया को हम फाइलम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक है, फाइलम नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा एक ही नाम है। ठीक है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि रेडियल करैक्टरिस्टिक इनमें रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री जो है वो इसमें कोई एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड नहीं होता, यानी कि कोई हमें नहीं पता होता कि रेडियल सिमेट्री, क्योंकि एनिमल पूरा, उसकी रेडियल का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी उसकी गोल है, हमें नहीं पता उसका फेस कहाँ पे है, और यानी कि कौन सा उसका अगला हिस्सा है और कौन सा पिछला, हमें नहीं पता होता। इसलिए जहाँ पे फ़र्ज़ करें इसका माउथ यहाँ पे है, तो जिस एंड पे उसका माउथ हो उसको हम ओरल एंड बोलते हैं, और जो उसका अपोजिट होता है यानी कि उससे उससे अपोजिट उसको हम एबोरल एंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 9000 इसकी स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो इसकी भी 9000 स्पीशीज़ हैं, ये भी आपने याद रखनी है बात। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री इसमें होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 जर्म लेयर्स होती हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। ठीक है, यानी कि मेसोग्लिया बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि 2 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, उनके दरमियान में मेसोग्लिया एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। अब नर्वस सिस्टम इनमें नर्व नेट की फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर इनके अंदर स्पेशलाइज्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइडेरिया की एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, नाइडोसाइट्स। ठीक है, नाइडोसाइट्स ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं, फीडिंग के लिए और अटैचमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। या फाइलम नाइडेरिया का नाम नाइडेरिया क्यों है, ड्यू टू नाइडोसाइट्स। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज सेल होते हैं जो डिफेंस, फीडिंग और अटैचमेंट में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये कैसे जो है वो फीडिंग में और डिफेंस में हेल्पफुल होते हैं। जी, तो इनमें एंडोक्राइन हार्मोन्स भी होते हैं और नो सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनका जो लार्वा है वो प्लेन्यूलर लार्वा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ये याद रख लीजिएगा। फाइलम नाइडेरिया में जो लार्वा स्टेज होती है उसको प्लेन्यूलर लार्वा बोलते हैं। उसके बाद ये टॉपिक नंबर 39 में हम बात करते हैं बॉडी वॉल एंड निमेटोसिस्ट के बारे में। अब बॉडी वॉल क्या है कि डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। अब एक्टोडर्म जो है वो आउटर लेयर ऑफ बॉडी वॉल बनाती है, बॉडी वॉल की बाहर वाली सरफेस बनाती है, और एंडोडर्म जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस को राइज करती है जो कि इनर बॉडी वॉल बनाती है। ठीक है, अब इसमें सेल टाइप, इसमें जो है वो सेल की जो टाइप्स हैं उनका क्या फंक्शन है ये हम देखते हैं। तो सेल टाइप्स के लिए जो है वो प्रोटेक्शन, सेल, इनके सेल्स ने क्या काम करना होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करनी होती है, फूड गैदरिंग करनी होती है, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन वगैरह, ये सारे काम इसने करने होते हैं। अब नाइडोसाइट्स ये स्पेशलाइज सेल हैं, इनका काम क्या है अब हम ये बात करते हैं। इन नाइडोसाइट्स जो हैं वो ये नेमेटोसिस्ट हैं। ठीक है, यानी कि ये स्टिंगिंग सेल्स हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं, इनके अंदर पानी भरा होता है इस तरह, यानी कि फ्लूइड फिल्ड होते हैं, और ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जहरीले मादे इनके अंदर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड के अंदर जो मटेरियल होता है ये स्टिंगिंग होता है, ये जहरीला होता है। ठीक है, और ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जहरीला मादा प्रोड्यूस करते हैं, ये जहर समझ लें प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जहर क्या करता है कि ये पैरालाइज कर देता है प्रे को, यानी कि जिसको ये खा रहे होते हैं, जो चीज़ इन्होंने खानी होती है, जैसे फर्स्ट करें कोई कीड़ा, कोई हशरात वगैरह इन्होंने खाना, कोई इंसेक्ट वगैरह, तो ये अपने जो है वो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी या नेमेटोसिस्ट से जो है वो अपने स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनसे ये अपने जहरीला मादा जो है वो रिलीज़ करेंगे, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, तो ये क्या करेगा कि यहाँ उसको ख़त्म कर देगा, उसको पैरालाइज कर देगा। जो इंसेक्ट है वो आगे मूव नहीं कर सकेगा, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा, तो ये उसको खा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो नाइडोसाइट्स हैं ये इनकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स है, ये इनकी फीडिंग के लिए, इनके हर
स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब जो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, एक और zoologist का बिलीव है कि 30 काइंड ऑफ पैरालाइजिंग 30 काइंड ऑफ नेमेटोसिस्ट हैं, ठीक है, इनके अंदर। उसके बाद हम टॉपिक नंबर 40 डिस्कस करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, नाइडोसाइड्स क्या होते हैं, या फिर आपको जो है वो निमेटोसिस्ट क्या होते हैं। तो नाइडोसाइड्स निमेटोसिस्ट एक ही चीज़ है, ये फ्लूइड फिल्ड सेल्स हैं। फ्लूइड फिल्ड ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। स्टिंगिंग सेल्स हैं, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, पैरालाइज करते हैं प्रे को, ठीक है। डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इनकी अपनी हिफाजत करने के लिए भी ये, कोई अगर इन पे शिकार करने लगे, कोई इनको पे अटैक करने लगे, तो उससे भी ये जो है वो डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जी। तो हमारा लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 40, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नाइजीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसी होती है। अब सिंपली डायग्राम को हम देखें तो हम जोलॉजी में, बायोलॉजी में हम डायग्राम्स को पर फोकस करें तो हमें सारे जो है वो टेक्स्ट की समझ आ जाती है। तो इसमें 2 बॉडी फॉर्म्स हैं, पोलिप और मेडूसा, ठीक है, पोलिप बॉडी फॉर्म और मेडूसा। अब पोलिप और मेडूसा क्या है, अब पोलिप जो शेप है वो क्या होती है और मेडूसा शेप क्या होती है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। अब जो पोलिप शेप है ये वाज लाइक होती है, यानी कि ये गुलदान की तरह होती है, इस तरह की ये बॉडी होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे जो नीचे सरफेस के साथ अटैच होगी और ऊपर से इस तरह ये गुलदान की तरह इसकी बॉडी होगी, ठीक है। और जो मेडूसा है इसकी इन्वर्टेड बाउल की तरह, जिस तरह कोई बाउल उल्टा करके रखा हो, इन्वर्टेड बाउल, उल्टे बाउल की तरह इसकी जो है बॉडी शेप होती है इस तरह, ठीक है। तो ये टू फॉर्म्स होती हैं इनकी नाइडेरियंस की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। तो सबसे पहली जो फॉर्म है पोलिप और मेडूसा। अब यहाँ पे हम सेक्सुअल फेज़ और एसेक्सुअल फेज़ दोनों देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो मेडूसा है, यानी कि इन्वर्टेड बॉल जो बॉडी फॉर्म है, ये इसका माउथ है, ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये मेसोक्लिया है, ठीक है। ये आपको सिर्फ बॉडी मतलब ये समझाने के लिए आपको बताया है यहाँ पे। अब बेसिक हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें किस तरह रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग और स्पर्म जो है वो मिलते हैं और उससे जाइगोट बनता है और फिर आगे जो है वो उसमें डिवीजन होती है, फिर आगे लार्वा और हर चीज़ बनती है। तो अब इसमें क्या होगा कि सेक्सुअल फेज़ में एग और स्पर्म होंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर आगे उसमें यहाँ तक ये जो फेज़ है ये सारी सेक्सुअल फेज़ है। अब जाइगोट में आगे डिवीजन होगी, ब्लास्टूला स्टेज बनेगी, ब्लास्टूला के बाद वो प्लेनुला लार्वा बन जाएगा। हमें पता है कि इनका लार्वे का नाम क्या है, प्लेनुला, ये आपने बात याद रख लेनी है। अब ये लार्वा सेटल हो जाएगा सबस्ट्रेटम में, ज़मीन ओशन की बॉटम में, ठीक है। तो वहाँ पे जाके इस लार्वे को हम पोलिप का नाम देंगे, यानी कि ये लार्वा जब सेटल हो जाएगा तो वहाँ पे उसमें टेंटिकल्स बन आएंगे, उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी डेवलप हो जाएगी, उसमें कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, इसमें माउथ बन जाएगा। अब क्या होगा कि इसके ऊपर फिर बडिंग होगी, यानी कि इसकी कोई एक बॉडी जो है वो इससे सेपरेट होगी, ठीक है। कोई भी बॉडी का एक पार्ट यहाँ से सेपरेट होगा, तो कोई भी इसका पार्ट बॉडी का सेपरेट होगा बर्ड की तरह, और फिर वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और वो फिर डेवलप कर देगा पूरी इस फॉर्म में, बडिंग होगी। तो ये यानी कि फिर वो मेडूसा फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह एक बार पोलिप, एक बार मेडूसा, एक बार पोलिप, मेडूसा, इस तरह इनके अंदर जनरेशन चेंज होती रहती हैं। सेक्सुअल फेज़, एसेक्सुअल फेज़, सेक्सुअल फेज़, एसेक्सुअल फेज़, इस तरह इनके अंदर ये जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है कि एक बार पोलिप फॉर्म होती है, एक बार मेडूसा फॉर्म होती है। अब मेडूसा जो है मूव कर सकती है और पोलिप जो है वो मूव नहीं कर सकती, ये सेसाइल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मेमोराइज़ कर लेनी है, इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप समझ लेंगे तो आप जो है वो इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। ये स्पेशल आपके लिए स्पेसिफिक इन टॉपिक्स को चुन चुन के जो है वो उसमें से पॉइंट्स को निकाला गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये व्यू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम जो है वो इस तरह की वीडियोस लाएंगे आपके लिए, जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो स्टूडेंट्स जो है वो कम्युनिटी मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो शेयर करूँगी।
तो इस तरह फिर आप जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।